गुड आफ्टरनून बच्चों। अच्छा, बच्चों मैं सोचा था कल रख लें क्लास, वो जो मैथ्स वाली करनी थी अपने को, क्राफ्ट्स वाली। तो कल वो जो डाउट क्लास वाला टाइम है ना, मैं उसी में ही रख लूंगा। अगर किसी के कोई अलग से कोई डाउट्स भी हुए पूछने वाले, वो क्लास के बाद आप पूछ लेना, उसके बाद रुक जाना। ठीक है जी। सर कल की टाइमिंग क्या होगी? कल की टाइमिंग क्या है? वो जो आपका डाउट में लिखा हुआ है, एक सेकंड। यही 3 बजे। ओके सर। हम्म। अच्छा, और मैं बच्चों एक सैटरडे को आई विल बी कीपिंग डिस्कशन ऑफ बूस्टर ऑफ दिस चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो जो लोग भी कर रहे हो, मैं इसका टाइम बता दूंगा आपको। ग्राफ्स वाला आपकी मर्जी है, मतलब अगर तो यू आर कंफर्टेबल विद ग्राफ्स तो आपको कोई जरूरत नहीं है लगाने की। कल 3 बजे ग्राफ्स लर्निस्ट वाली भी हैं, क्लास। बूस्टर लर्निस्ट भी हैं सर। हाँ, अच्छा वैसे कौन कौन कर रहा था बूस्टर, एक बार बताओगे मुझे? ठीक है। आई थिंक अभी इस चैप्टर का नहीं डरा हुआ, ईएमआई का, वो मैं डलवा दूंगा। ईएमआई की डिस्कशन अभी मत रखना, चैप्टर के एंड में करते हैं ना हम सारा बूस्टर। किस कौन सी कर रहे हो आप? आप इसका बोल रहे हो ना कि इसका बूस्टर अभी नहीं डला है? हाँ, इसकी तो मैं डिस्कशन कर भी नहीं रहा अभी। ठीक है। अभी तो मैं सैटरडे को तो जो अपना वो था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाला चैप्टर था उसकी। हाँ जी ठीक है ठीक है। और मेरे को लगा बोल कल, रहे थे इसका दिलवा दूंगा तो इसकी ना करो। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, और कल मैंने ग्राफ्स का करवाना है थोड़ा सा, जो फिजिक्स में ग्राफ्स यूज होते हैं उसके बारे में। आफ्टर डूइंग ग्राफ्स मैं पेपर डिस्कस कर लूंगा, और कोई जिसके इंडिविजुअल कोई डाउट्स होंगे वो पूछ लेना। ठीक है जी। ओके, इसमें बच्चों सी पार्ट में कोई डाउट? सर सेकंड का सी पार्ट। सेकंड क्वेश्चन मैं भी करवा रहा हूँ, सेकंड इज इम्पोर्टेंट। इसके अलावा बताओ बच्चों। थर्ड का जो डी पार्ट है, थर्ड का ये पार्ट भी बता दो सर।
थर्ड का कौन सा पार्ट? ये पार्ट ये पार्ट। देखो कॉइल के लिए हमें टर्न्स दिए हुए हैं, फील्ड दी हुई है, एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दी हुई है। Average EMF developed in half a turn from position where the coil is perpendicular to magnetic field. तो आपकी कॉइल, आपको कहा है कि पहले मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो पहले इट इज परपेंडिकुलर। मान लो ये एंगल पहले 0 हो गया, बाद में ऐसे हो गई, इस तरह से रोटेट किए, मतलब जो आपकी इनिशियल फ्लक्स हो गई तब एंगल 0 हो गया, फाइनल फ्लक्स में 0 हो गई फ्लक्स क्योंकि एंगल 90 हो गया। तो चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम करना है। तो अब टाइम कैसे निकलेगा? आपको एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, प्रॉपर यूनिट्स में उसको कन्वर्ट कर लो, 300 रेवोल्यूशंस पर मिनट, ये ओमेगा आ गया, ठीक है ना? ये एंगुलर वेलोसिटी है। अब आपको जो टाइम चाहिए वो कितना चाहिए? हाफ रोटेशन का, मतलब इसमें कितना एंगल घूमा है उसने, π/2। तो टाइम कैसे आएगा? π/2 ओमेगा। इससे ए पार्ट हो जाएगा। बी एवरेज ईएमएफ इन अ फुल टर्न, वो 0 ही आ जाएगा क्योंकि चेंज इन फ्लक्स 0 हो जाएगा। सी वो चार्ज वाला फॉर्मूला। डी EMF इंड्यूस द फंक्शन ऑफ टाइम इफ इट इज 0 एट इक्वल टू 0। इसका मतलब बस इतना है बच्चों डी पार्ट का, कि भाई जो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन कॉस कुछ भी हो सकता है, तो ईएमएफ का आपने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, बस हमें ये सोचना है उसके फर्दर कि हम उसके साथ साइन ओमेगा टी लगाएं या कॉस ओमेगा टी लगाएं। तो आपको ये कहा हुआ है कि 0 एट टी इक्वल टू 0, वो तभी होगा अगर आप साइन ओमेगा टी लगाओगे। तो बस इतना करना है डी पार्ट में। ठीक है, हाँ बच्चों एक्सरसाइज 1। सर यस, सर अगर हाफ अ टर्न दिया हुआ है तो फाइनल वाला माइनस पी ए नहीं होगा क्योंकि कॉस 180 हो जाएगा। हाँ हमें मतलब मैग्नीट्यूड ही निकालना था, मैंने इसलिए लिखा नहीं। ये साइडली यहाँ पे माइनस भी हो जाएगा। बाकी बच्चों आई थिंक एक्सरसाइज 1 में तो सारे आसान ही है ना? सर एक्सरसाइज 1 में एक बार थर्ड क्वेश्चन बता दो सर। सर इसकी फिगर नहीं समझ आ रही सर, कैसे है? ये फिगर में मतलब अभी जो ये रेक्टेंगुलर जो एबीसीडी है ये परपेंडिकुलर दिखाया है, मतलब फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टल जा रही हैं और ये वर्टिकल प्लेन में है जो शीट है। तो ईएमएफ मैक्सिमम का है, ईएमएफ मैक्सिमम मतलब फ्लक्स मिनिमम, राइट? फ्लक्स मिनिमम कब होती है? जब जो कॉइल का प्लेन है वो फील्ड लाइंस के पैरेलल हो जाएगा, हाँ ताकि जी सर। एरिया में। सर इसमें जो ये रेक्टेंगुलर लूप दिखाया हुआ है हम्म सर, वो मतलब कि जो ये फील्ड लाइंस है इसके से पास कर रही हैं कि ये हॉरिजॉन्टल है और फील्ड लाइंस ऊपर से जा रही हैं? मतलब ये जो लूप है वो इनटू द प्लेन दिखाया है।
BC साइड इनटू द प्लेन है। हाँ, AD ठीक is है, towards you. ओके। फिफ्थ क्वेश्चन कैसे होगा बच्चों? वो तो ऐसा केस बन रहा था ना कि जैसे भी रोटेट करो हर वक्त ही कोई पास ही नहीं कर रही थी उसके थ्रू। हाँ, बस यही ध्यान रखना था। क्या लिखा है? रोटेटेड इन इट्स ओन प्लेन, मतलब एक ऐसे कॉइल है, इसको आप इस तरह से रोटेट कर रहे हो, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड चाहे जिस भी डायरेक्शन में हो, अगर आप सिंपली कॉइल को ऐसे रोटेट कर रहे हो तो फील्ड लाइंस में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, इसलिए EMF 0 हो गई, ठीक है। सर एक बार एक्सरसाइज 0 में क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट दोबारा समझा दो। थर्ड के डी में मतलब बस ये सोचना था कि हमें साइन लगाना है या कॉस लगाना है। जो आगे वाला एक्सप्रेशन है वो तो हमें पता ही है कि NAB ओमेगा है, जी सर। तो कि अब आगे साइन ओमेगा टी लिखें या कॉस ओमेगा टी लिखें, ये सोचना था। तो वो क्योंकि दिया हुआ है कि t इक्वल टू 0 पे टाइम 0 है, तो वो t इक्वल टू 0 पे फ्लक्स EMF 0 है, तो उससे ये पता चल गया कि साइन ओमेगा टी वाला एक्सप्रेशन होगा। ओके। अब बच्चों ये ना थ्योरी में ही लिख रहे हैं हम, जो ये सेकंड क्वेश्चन है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, ये नोट कर लो, ये वैसे भी मतलब यूज होता ही रहेगा। ये अगले चैप्टर में भी बिल्कुल यही सेम कंसेप्ट आएगा बच्चों। बच्चों आपको क्या लगता है, नीट दोबारा पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा जो सर, अब सिचुएशन तो नहीं चल होना रही है। चाहिए। NTA वैसे ही स्टबर्न है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। एडमिट कार्ड भी इशू कर दिए सर अभी। और राहुल गांधी को उखाड़ भी सकते हाँ मतलब ये कह लो कि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है, वो अपनी मर्जी चला ही लेगी, मुझे भी यही लग रहा है। कल तो सर प्रोटेस्ट किया था दिल्ली में सर बहुत ज्यादा। हाँ बट आई थिंक बीजेपी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है, वो इन सब चीजों से डरती नहीं, वो डिसीजन ले लेती है। हाँ जी सर, वैसे राहुल गांधी की कोई सुनता हॉस्पिटल्स भी उन्हें ही संभालने पड़ेगी टेस्ट के बाद। है तो रिस्की नो डाउट, बट फंसे हुए हैं, बहुत ही मुश्किल है डिसीजन। सर गवर्नमेंट कहती कि एक साल मतलब कि खराब हो जाएगा फिर तो सारे सभी का। हाँ वही प्रॉब्लम है कि वो तो फिर साल ही जाएगा पूरा। तो मेरे को ये स्ट्रेस है कि इस साल जो लोग हाई रिस्क पे है कोविड के लिए वो टेस्ट ना दे और कहे कि हमें ईयर ऑफ ले लेते हैं, फिर काफी सारे लोग नेक्स्ट ईयर दे दे। बट आई थिंक ऐसे लोग बहुत कम होंगे, मतलब क्योंकि ना हर कोई, मतलब जो लोग प्रिपेयर किया हुआ है ना वो सब परेशान होके बैठे हैं, उनको है कि अब खत्म हो। यस सर। हो सकता है एक छोटा सा सेगमेंट हो, बट मतलब माइनर ही होगा। एक्चुअली मेरे को तो ट्राई कर रखी है उसने, वैसे भी दे देना सर, उसने फिर वेट नहीं करनी। वेट वो करेंगे मतलब जिनको लगता है भी हाँ एक साल पक्के शायद और हाँ वही मैं कह रहा हूँ। हाँ पर मेरे को आपका नहीं समझ आ रहा एक्चुअली, ज्यादा मुझे तो ज्यादा बड़ा आपका इशू लग रहा है, क्योंकि आपके टाइम पे तो ये बहुत बड़ा पॉइंट उठेगा कि भाई बच्चों की तैयारी नहीं हुई। यस सर। ऐसे जो स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन जिस तरह अपनी चल रही है, वो तो पूरे इंडिया की 30% बच्चों की भी नहीं चल रही।
तो बाकियों का क्या होगा? मतलब वो मेरे को एक बहुत बड़ा कंसर्न लग रहा है, हाउ दे विल मतलब सर cover एनटीए it. ने तो ऑफिशियली सिलेबस भी नहीं कम करा नीट के लिए। हाँ, वो तो अभी तुम्हारे पे तो आ ही नहीं पा रहे ना, वो तो अभी उन्हें ये है कि पिछला तो खत्म हो मुसीबत, तो वो तुम्हारा सोचेंगे वो। हाँ जी सर, इसीलिए सर उनका फटाफट हो जाना चाहिए सर, हमारे बारे में हाँ थोड़ा बहुत पता चलेगा। हाँ सर हमें आज स्टूडेंट्स तो लग रहा है कि फटाफट हो जाना चाहिए, लेकिन यस ग्लोबल पैंडेमिक तो फिर भी चल रहा है। हाँ, नो डाउट, वो तो है ही। या तो गवर्नमेंट प्रोबेबली प्रिपेयर्ड ही है कि भाई केसेस तो वैसे भी हो ही रहे हैं, तो यस सर। देखी जाएगी। बट सर वैसे भी जिसने भी 2 साल थोड़ा सा भी जोर लगाया है, सभी ऐसे हैं कि मरते हैं तो मरे, पेपर करो जल्दी जल्दी। सर बट आई अब थिंक जो माइनॉरिटी लाइक जो लोग प्रोबेबली लाइक इतने वेल ऑफ नहीं है, उनको सबसे ज्यादा ये अफेक्ट करेगा, बिकॉज वी आर स्टिल वेरी कंफर्टेबल। जो लोग जिन लोगों को जेन्युइनली हेल्थ का इतना रिस्क है एंड कांट प्रोबेबली अफोर्ड प्रॉपर ट्रीटमेंट, उनके लिए बहुत बड़ा इशू होएगा। हाँ, वही पॉइंट है, मैम दैट इज द होल इशू लोकल कि सेंटर ज्यादा बना कहाँ दिए सर, जाएंगे। अभी लोकल सेंटर बहुत ज्यादा बन गए एग्जाम के लिए। बनाए तो हैं। देखो प्रोटोकॉल्स तो वो कुछ भी कर लें, मतलब अगर उस टाइम पे किसी को है वो तो फैलेगा ही, वो तो कुछ यस कर ही नहीं सर। सकते, हाँ जी सर, वो तो और वो सब तो रश इतने होगा कितना ही फॉलो होगा। कर लेंगे, इतना फॉलो भी नहीं होगा। वो तो सर अभी भी इतना नहीं कहने कहीं के होता। बाद लोग लाइक मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो इतने सारे हम्म लाइक बच्चों को लाइक कैसे बोलेंगे वो लोग, यू नो। इतनी तो सर टेस्टिंग करनी भी मुश्किल है। वो वहां पे तो रश होगा ही होगा, मतलब वो कुछ ये अवॉइड कर ही नहीं सकते, गैदरिंग इकट्ठे हो ही जाती है हमेशा। यस और सर। सर टेस्ट देना मास्क लगा के इज आल्सो क्वाइट डिफिकल्ट। और सब ये भी नहीं पता कि सेंटर्स में हाँ, एसी है, पंखा है, और 3 घंटे बैठ बैठ के लाइक टेस्ट देना है, तो मेरे को नहीं लगता लोग मास्क पहनेंगे। वो तो अब आई थिंक रूल वाइज इन्हें डालना ही पड़ेगा मास्क उसमें। आई थिंक वो मारे जाएंगे, मेडिकल वालों को नहीं एसी मिलेगा, नॉन मेड वालों के तो कंप्यूटर लैब्स में होंगे, वहाँ तो मोस्ट लाइकली एसी होगा। वो तो सर एनटीए ने बोला ना कि आपको हम देंगे मास्क ये वाला, हम्म पेन उन्होंने खुद लाने के लिए बोल दिया। सर जो हमारा नीट होगा आई थिंक वो ऑनलाइन ही होगा। तुम्हारा तो मुझे लग रहा है ऑनलाइन ही होगा। हमारा होगा सर टाइम पे। टाइम पे तो होना बहुत मुश्किल है, उनका प्लान तो पहले फरवरी में था करने का तुम्हारे वाला, वही जेई मेंस के पैटर्न पे, बट मुझे लग नहीं रहा मई में तो फिर हो सकता है कि हो जाए विद सम रिड्यूस सिलेबस एक्सेट्रा। चलो देखो, जो हम मैथ्स में बेसिकली एवरेज इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट। व्हेन वी से कि वी फाइंड एवरेज ऑफ समथिंग, सम नंबर्स, जो हमारा पुराना फॉर्मूला था एवरेज का, जो हम छोटी क्लासेस में यूज करते थे, हम कहते थे कि लेट्स से आप एवरेज वैल्यू निकाल रहे हो, तो आप ऐसे निकालते थे, x average is equal to x1 plus x2 plus so on till xn upon n, है ना? नॉर्मली हम एवरेज ऐसे निकालते थे। ये एप्लीकेबल तब होता है जब आपके पास कुछ फाइनाइट क्वांटिटीज है, मतलब आप गिन सकते हो भी, जैसे 4 नंबर्स की एवरेज निकालनी है या 10 नंबर्स की एवरेज निकालनी है, तब तो आप ये लगा सकते हो। दिस इज एप्लीकेबल फॉर डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ x, जहां पे x की कुछ फिक्स्ड वैल्यूज हैं, उन पे तो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर x की वैल्यूज कंटिन्यूअस हैं और बहुत सारी हैं, सबसे पहले तो हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, कहां पॉसिबल हो सकता है
कि जहां पे x कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा हो, ये कैसा हो सकता है? जैसे ये केस बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो रहा है, x की तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, है ना? मतलब अब तो हमने कोई फिक्स नहीं किया कि x को कोई इंटीजर ही होना है या कुछ होना है, अब तो x कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे y जो है वो x के साथ वेरी कर रहा है, एंड x can have infinite values for any interval, between any interval। मतलब अगर आप ये भी कहते हो, मान लो आप ऐसे कहते हो कि x varies from 2 to 4, राइट? अब अगर आप कहते हो कि x 2 से 4 तक वेरी कर रहा है और उसकी एवरेज वैल्यू निकालो, तो अब x तो 2.1, 2.2, 2.001 और ऐसे करते करते बहुत सारी वैल्यूज ले सकता है। ठीक है ना? अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ भी x को सिर्फ 2, 3 या 4 ही होना है। x कैन हैव एनी वैल्यू, डेसिमल में भी। ठीक है, तो ऐसे केस में देखो आप, अभी हम देखते हैं कि हम कैसे एवरेज निकालते हैं। तो हमने कैसे याद रखना है, हम ऐसे कहेंगे इफ y इज डिपेंडेंट ऑन x, ठीक है, and x is varying continuously, then हम y की एवरेज वैल्यू निकालते हैं this is given by integral y dx from x1 to x2 upon x2 minus x1। Basically x1 and x2 are the limits जिसके अंदर y वेरी कर रहा है। ठीक है, तो y किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन हो, उसकी एवरेज वैल्यू हमेशा ऐसे निकलेगी कि इंटीग्रल y dx अपॉन x2 माइनस x1। बच्चों हम ये रिजल्ट इनडायरेक्टली यूज भी करते आए हैं। आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं फिजिक्स में इसको कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है, मैं y और x को फिजिक्स की क्वांटिटीज में बोलता हूं। इफ velocity is dependent on time, ठीक है, चलो पहले बताओ एवरेज वेलोसिटी का हमारे को क्या फॉर्मूला पता है, क्या होती है एवरेज वेलोसिटी?
एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? 11th में क्या पढ़ा था हमने? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट? अब ऊपर वाले फॉर्मूला से क्या बना देखो, वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ v dt from t1 to t2 upon t2 minus t1. अब what is integral v dt? इंटीग्रल v dt क्या होता है बच्चों? This is nothing but displacement. तो फिजिक्स में जो हम उसको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख रहे थे, मैथमेटिकली दैट वाज नथिंग बट इंटीग्रल v dt अपॉन t2 minus t1. ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से. हमें क्या हुआ था कि जो भाई हमारी EMF है वो टाइम के साथ वेरी कर रही है. तो लेट्स से EMF इज, हमें पता है क्या होती है, NA B ओमेगा. जो साइन ओमेगा टी लिख लो, कॉस ओमेगा टी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो EMF इज डिपेंडेंट ऑन टाइम. तो एवरेज EMF क्या हुई बच्चों ऊपर वाले एक्सप्रेशन के हिसाब से? जीरो टू टी EMF dt अपॉन t माइनस 0. मैंने t1 को 0 डाल दिया कि भाई शुरू से ही देख रहे हैं हम. करेक्ट. जो कि बच्चों ऑफ कोर्स वो भी होता है चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम. वो भी फिजिकली हमने पढ़ा हुआ है कि वो चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम ही होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है. अब ये NA B ओमेगा को हम बाहर रखते हैं. अपॉन टी. ठीक है बच्चों, ये इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों? साइन ओमेगा टी साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा बाय ओमेगा, और एक टी भी है नीचे. राइट, इसकी लिमिट्स हो गई 0 से t. तो मुझे बच्चों इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना. व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो t है दैट इज वेरी लार्ज. ठीक है, अगर t बहुत बड़ा है तो बच्चों जो न्यूमरेटर है वो तो छोटा ही है. न्यूमरेटर में तो आपके cos थीटा आ रहा है. cos थीटा तो आप
T को जो मर्जी वैल्यू पुट कर दो, वो तो वैल्यू 1 से छोटी आएगी हमेशा, मानते हो? तो योर न्यूमरेटर इज स्मॉल and your denominator is very very large. तो इस कारण से ये जो वैल्यू बन गई, क्या बन गई? 0. Excuse me, sir. If your time is very large, this value becomes 0. Yes. इस वाले पार्ट में टिपिकली हम तो सीधा भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि एवरेज अगर हम बोल रहे हैं चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, तो अगर बहुत ज्यादा रोटेशंस भी हुई हैं तो हाँ, yes. पॉजिटिव नेगेटिव इस, बट होगा छोटा सा बच्चा और टी बड़ा ही है तो हाँ बिल्कुल. इस रिजल्ट को आप ऐसे भी सोच सकते थे कि ये 0 ही क्यों आया, कि भाई एवरेज ईएमएफ क्या होती है? चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम. ठीक है, सेम रिजल्ट को हम फिजिकली भी सोच सकते थे. एवरेज ईएमएफ इज डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी. तो हमें बच्चों ये समझना है कि भाई लूप की रोटेशन तो एक जैसी है, वो तो बार बार गोल घूम रहा है. तो ऐसा नहीं है कि लूप के घूमते रहने से जो चेंज इन फ्लक्स है वो बढ़ता जा रहा है. चेंज इन फ्लक्स तो हर रोटेशन के बाद 0 हो जाएगा, फिर 0 से शुरू होगा, है ना? मतलब 0 से मान लो कोई मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है, मान लो 5 तक गया, 10 तक गया, फिर 0 हो गया, फिर 5 तक गया, फिर 10 तक गया, मतलब जहां तक भी गया फिर 0 पे आ गया, एंड सो ऑन. तो चेंज इन फ्लक्स जो क्वांटिटी है वो तो छोटी रह रही है हमेशा. आप जितना मर्जी टाइम कर लो, वो एक मैक्सिमम वैल्यू के बियॉन्ड बढ़ ही नहीं सकती, और टाइम को आप जितना मर्जी बड़ा कर सकते हो. ठीक है, तो इससे भी हम समझ सकते थे कि ये वैल्यू तो 0 ही आएगी. अब बच्चों, नाउ दैट हमने ये सारा कुछ लिख लिया है, हमने एक और बात भी याद रखनी है कि आपका काम मतलब इससे चल जाएगा कि साइन थीटा हो या फिर कॉस थीटा, ओवर 1 full rotation is 0. तो बहुत सारे टाइम में बहुत सारी रोटेशंस हो जाएंगी, तो एवरेज स्टिल 0 ही आएगी. अब नेक्स्ट हम बच्चों देखते हैं जो हमारा डी पार्ट था. वो था कि एवरेज ऑफ ईएमएफ स्क्वायर. ठीक है, अब बताओ ऊपर वाले एक्सप्रेशन से हम ईएमएफ स्क्वायर का एवरेज कैसे निकालेंगे बच्चों? अच्छा, एक ध्यान रखना, दिस इज एवरेज ऑफ ईएमएफ स्क्वायर. इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेइंग कि ईएमएफ के एवरेज का स्क्वायर, राइट? तो
ये क्या बन जाएगा बच्चों, देखो इस केस में अब अंदर ईएमएफ स्क्वायर आ जाएगा। इस बात को समझो बच्चों पहले। क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो अब ये क्या हो गया, एन स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, टी को भी बाहर लिख देते हैं, इनटू इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। यहां पे बच्चों हम अपना रिजल्ट यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ठीक है, तो देखो ये क्या बन गया बच्चों, तो मैं बच्चों इन टर्म्स को सेपरेट करके लिख देता हूं। पहली टर्म बन जाएगी इंटीग्रल dt और इसके नीचे आएगा एक 2 तो बाहर निकाल ही दो। इस टर्म को बहुत ध्यान से लिखना, इंटीग्रल साइन आपका ऊपर खत्म हो जाना चाहिए। दिस इज नॉट इंटीग्रल dt बाई टी, दिस इज इंटीग्रल dt अपॉन टी। समझ रहे हो ना इसमें फर्क है, इंटीग्रेट करके फिर t से डिवाइड करना है। अब बच्चों देखो, ये जो राइट साइड वाली टर्म है, ये तो जैसा पहला बना था वैसा ही केस है, जहां पे सिर्फ इंटीग्रल साइन ओमेगा टी था अपॉन टी। यहां भी हम सीधा ये कह ही सकते हैं कि जो न्यूमरेटर बनेगा वो छोटा ही बनेगा, डिनोमिनेटर बड़ा बनेगा, तो ये टर्म 0 हो गई। बचा क्या, सिर्फ फर्स्ट टर्म। अब ये क्या बचा, इंटीग्रल dt क्या होगा ऊपर, वो t होगा, तो t अपॉन t ये कट गया, तो ये वैल्यू आ गई।
ठीक है जी। बच्चों ये सारा कुछ नहीं हमें याद रखना, आपको ये याद रखना है कि एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा in one complete rotation is half. तो बस ये दो मेन रेड में जो है बच्चों बातें ये याद रखनी है, ये हमारी यूज होंगी कई बार। साइन थीटा कॉस थीटा की सीधा एवरेज लोगे 0 आएगी, साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज लोगे तो वो हाफ आएगी। तो आप देख सकते हो कि ईएमएफ स्क्वायर में क्या हुआ है भाई, स्क्वायर है तो वो टर्म्स तो स्क्वायर में आएंगी, एन स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और बस एवरेज वैल्यू हाफ से मल्टीप्लाई हो गया। यहां से बच्चों हम एक और टर्म भी निकाल सकते हैं जो हम कई बार यूज भी करते हैं, ये आपने 11th क्लास में करी है यूज एक दो बार, दैट इज आरएमएस। एक बार याद करो आरएमएस क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर। यस, उसका मीनिंग क्या होता है? 11th में याद है कहाँ कहाँ यूज हुआ है आरएमएस? कहाँ पे हुआ था यूज 11th में, बताओ मुझे। केमिस्ट्री में भी था, फिजिक्स में भी था, है ना केटीजी? पहले उसका स्क्वायर आरएमएस कर दो, वेलोसिटी ऑफ लैम्डा गैसेस। फिर मीन फिर रूट। क्या कह रहे हो दीपजोत, सुना नहीं? पहले किसी इतने याद है, पहले स्क्वायर किया था फिर मीन फिर रूट। हाँ वो देखो केटीजी आरएमएस का में क्या था। मतलब है, याद करो। स्क्वायर, ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर। तो ये हम ये कैसे निकालते हैं? आपने क्या करना है, पहले स्क्वायर कर दो, स्क्वायर का मीन कर दो। मीन का क्या मतलब है? एवरेज। उसका फर्दर रूट। राइट? तो कहीं पर भी जब हम आरएमएस यूज करते हैं उसका मतलब ही ये होता है कि पहले उसके स्क्वायर का मीन निकाल लो या एवरेज निकाल लो और फिर उसका रूट ले लो। तो अब बताओ मुझे ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू क्या बन गई? किसी को हिंदी में ना समझ आ रहा हो मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। क्या मतलब हुआ बच्चों इसका? रूट ऑफ मीन और एवरेज ऑफ स्क्वायर्स। तो क्या बन जाएगा बच्चों? हम क्या कर चुके हैं अभी, ऊपर क्या किया है हमने, ईएमएफ का क्या ढूंढा है हमने?
हमने EMF स्क्वायर का एवरेज ढूंढा हुआ है, राइट? मतलब हमने इतना पार्ट तो कर दिया कि स्क्वायर का एवरेज निकाल लो, बस एक पार्ट बचा कि उसका रूट ले लो। तो अगर इसका रूट ले लेंगे हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन का, तो ये बन गया NAB ओमेगा बाय रूट। समझ आया? यहाँ RMS की सिग्निफिकेंस क्या है? वहां तो हमने ये बोला था कि हम एवरेज नहीं लेते क्योंकि वो 0 होती है वही रूम बिल्कुल टेम्परेचर पे सेम, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। बिल्कुल वही यहाँ पे। बट RMS यहाँ पे वैल्यू बच्चों तो हम निकालते ही हर उस केस में है जहां पे एवरेज से हमारा काम ना चल रहा हो। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, अगर हम EMF की सिंपल एवरेज ले रहे हैं वो 0 आ रही है, इसलिए हमने EMF की RMS वैल्यू निकाली है। बट सर यहाँ पे तो हम मतलब बड़े आराम से उसको क्वार्टर में तोड़ के पॉजिटिव्स की भी एवरेज निकाल सकते हैं ना मॉड लेके। चेंज तो वैसा नहीं वैसे ही आता है तो नहीं एवरेज नहीं लेने के नहीं लिए। नहीं, मतलब वो तो सिमेट्रिक, वो तो एक ही बात है कि मतलब वो इस केस में हमें पता है कि सारा सिमेट्रिक है, तो चाहे आप एक क्वार्टर की निकाल लो चाहे पूरे साइकिल की निकाल लो, वो सेम आएगी। बट एवरेज जब आप निकालना चाहते हो तो वो तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए निकालना चाहते हो ना, उसी से आपको कुछ इनसाइट मिलता है कि वो कैसे वेरी कर रही है या क्या है। नहीं मैं वही बोलना चाह रहा था ना, मतलब हाँ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी पूरे में क्या होता है कि जिस पार्ट में पॉजिटिव होती है एक पार्ट में वैसे अगले क्वार्टर में वैसी की वैसी या एक हाँ क्वार्टर में वैसी नेगेटिव की है, वैसी नेगेटिव आ जाती है। तो यहाँ यस पे यस। एक क्वार्टर की निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करके आराम से एवरेज पॉजिटिव वाली आ जाएगी, नेगेटिव वाली आप को सिंपल मॉड एवरेज की लेके। बात कर रहे हो? हाँ जी, वो क्यों नहीं यूज हो सकती? आप ये कह रहे हो कि आप बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज कि मॉड नेगेटिव लेके पार्ट ऐड का कर दो, मॉड ले लिया। हाँ जी, वो क्यों? मॉड लेके ऐड कर दो, ये कह रहे हो ना? हाँ जी। वो आप आगे देखोगे अभी। बेसिकली टर्न्स आउट कि इस तरीके से एवरेज लेना, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस ज्यादा बनती है कंपेयर टू जैसे आप कह रहे हो। वो भी अभी आगे आएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया? बस 3 बातें याद रखनी है आपने यहाँ से। सिंपल साइन कॉस की एवरेज 0 है, साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज हाफ है, और RMS का क्या मतलब है, स्क्वायर की एवरेज करके फिर उसका रूट ले लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमने जो टॉपिक करना है दैट इज नोन एज मोशनल EMF। ये जो है ना, जो अभी मैंने लिखवाया आपको, ये एवरेज RMS, ये जो अपना अगला चैप्टर है AC, उसमें यूज होता है काफी ज्यादा, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो बच्चों ये जो मोशनल EMF है, दिस इज ऑल्सो अ स्पेशल केस ऑफ EMI बेसिकली। बट यहाँ पे हम डायरेक्टली कोई फ्लक्स चेंज नहीं कर रहे होंगे, किसी और तरीके से हम EMF इंड्यूस करेंगे। है वही सब कुछ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और सब कुछ है, बट एक डिफरेंट तरीके से करेंगे हम। तो सिचुएशन क्या है बच्चों कि ऐसे एक प्रेजेंटली फोकस ऑन दिस लेफ्ट, जो सबसे पहले वाला फिगर है उस पे एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टिंग रॉड है, उसको हम मूव कर रहे हैं विद सम वेलोसिटी v इन अ रीजन हैविंग मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, दीज आर इनटू द प्लेन, यूनिफॉर्म फील्ड है एंड फील्ड लाइंस आर इनटू द प्लेन।
तो कंडक्टर के अंदर मैंने माइनस साइन दिखाया है जस्ट टू शो कि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर कंडक्टर राइट को जा रहा है तो इसका मतलब जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। आपको बच्चों ये बात समझनी है कि देखो फील्ड लाइंस कैसे हैं, इनटू द प्लेन जा रही हैं, फील्ड लाइंस वर्टिकल है। कंडक्टर जो है हमारा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है, ये जो रॉड है। तो मतलब कंडक्टर फील्ड लाइंस के साथ क्या बिहेवियर है कंडक्टर का, वो क्या कर रहा है फील्ड लाइंस को? जो कंडक्टर की मोशन है उनसे फील्ड लाइंस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? इमेजिन फील्ड लाइंस टू बी थ्रेड्स। ऐसे बहुत सारे थ्रेड्स लटके हुए हैं इनटू द प्लेन, और इमेजिन कंडक्टर टू बी अ शार्प नाइफ। तो जब कंडक्टर मूव करेगा तो क्या वो उन थ्रेड्स को कट कर रहा होगा बच्चों? ये विजुलाइज करना जरूरी है कि कंडक्टर की मोशन इस तरीके की है कि वो फील्ड लाइंस को कट कर रहा होगा, राइट? और कितने रीजन की फील्ड लाइंस कट हो रही होंगी? ऐसे। जैसे जैसे कंडक्टर मूव करेगा वो इतनी, जितनी कंडक्टर की लेंथ है उतने सारे पोर्शन की फील्ड लाइंस को वो कट कर देगा। क्या ये कट करने वाली बात बच्चों सबको क्लियर हो रही है? इसका बहुत रोल आएगा आगे, राइट? एसेंशियल कंडीशन इज कि फील्ड लाइंस कट होनी चाहिए। ये तो सर मतलब ने ऐसे इमेजिन कर लिया ना कि आपने इमेजिनरी नाइफ, कट, ऑफ कोर्स आपने इमेजिनरी कट। नाइफ बोला, बट अदरवाइज कट का मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है उनके मतलब बीच हम के? सिर्फ मतलब ऐसा कट करने से कुछ हो नहीं रहा, सिर्फ समझने के लिए कि मोशन किस टाइप की है, कि मतलब किस टाइप की मोशन है कि एज ए फील्ड लाइंस कट हो रही हूं, बस उतना, और कोई रोल नहीं है, इतना ही समझना है हमें। तो बच्चों इससे क्या होगा, देखो जो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी भी वेलोसिटी v हो गई टुवर्ड्स राइट। तो इसके कारण उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, राइट? वो मैग्नेटिक फोर्स किधर को लगेगी बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स पे। फोर्स वाले फॉर्मूला से सोचो, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स किधर को लगेगी? इलेक्ट्रॉन है, जब आप q v क्रॉस b करोगे यू कैन सी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे फोर्स आएगी नीचे की तरफ, राइट? तो क्या होगा बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो एज अ रिजल्ट ये जो हमारी रॉड है उस रॉड के लोअर वाले पार्ट में नेगेटिव चार्ज आता जाएगा और अपर वाले पार्ट में पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। ठीक है सर? यस। सर हम इसमें बी कौन सी कंसीडर कर रहे हैं? बी एक्सटर्नल है, मतलब
जो पहले से ही आई हुई है, किसी और ने दी हुई है ये मैग्नेटिक फील्ड। उसकी सर डायरेक्शन मतलब जो सर ये बी दिखाई हुई है मतलब ब्लू कलर से, ये एक्सटर्नल हाँ वाली हाँ, है। एक्सटर्नल। दिस इज नॉट द फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है सर। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फील्ड की बात नहीं कर रहा। ओके सर। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नीचे की तरफ जाएंगे, राइट। तो जो सिचुएशन है वो कुछ थर्ड फिगर जैसी हो जाएगी कि नेगेटिव चार्जेस नीचे इकट्ठे होते जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस ऊपर इकट्ठे होते जाएंगे। इस बात को बच्चों सोचो जरा ध्यान से। बच्चों मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ जरा।
हाँ जी बच्चों, तो सबको ये क्लियर है कि वो नीचे गया इलेक्ट्रॉन, तो रॉड के लोअर साइड पे आ गया नेगेटिव चार्ज और अपर वाली साइड पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, राइट? सर पॉजिटिव अब चार्ज उतना ही ऊपर कैसे आ गया? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहले न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन्स नीचे चले गए। बट टॉप से नहीं आना चाहिए ना, हमने तो पढ़ा है कंडक्टर में कर्नल्स होते हैं और वो सब, तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए प्लस की। कैसे? मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो सारे ही उससे निकले होंगे कंडक्टर से एक साइड कंसंट्रेट होने के लिए, हमने सिर्फ प्लस चार्ज उतना ही ऊपर कैसे दिखा दिया? अब हमने इफेक्टिव दिखा दिया, दैट डजंट मीन कि सिर्फ वही है, ऑब्वियसली वैसे तो हर जगह ही होगा कुछ ना कुछ। ठीक। तो अब ये जो चार्जेस आ गए, इन चार्जेस के कारण बच्चों एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को आएगी? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, मतलब डाउनवर्ड्स, ठीक है? तो इसको हम लिखेंगे पर्टिकुलरली एज ई इंड्यूस्ड, ठीक है? बिकॉज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, दिस इज ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस। तो अब बच्चों जैसे जैसे ये चार्जेस इकट्ठे हो रहे होंगे, तो अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन गई। ऑब्वियसली जितने ज्यादा चार्जेस इकट्ठे होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अब थोड़ी देर में ऐसा हो जाएगा कि जब मान लो कुछ चार्जेस अभी सेपरेट आउट हुए हैं, अब अगर हम एक इलेक्ट्रॉन लेंगे इन बिटवीन, तो अब इस इलेक्ट्रॉन पे दो तरीके की फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स तो मैग्नेटिक फील्ड वाली है, ईवीबी, वो लग रही है नीचे की तरफ, और एक फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, E इंटू ई इंड्यूस्ड, वो ऊपर की तरफ लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, राइट? तो जब ये फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स मूव करना बंद कर देंगे। ठीक है? क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? मतलब अगर हम इकट्ठे देखें सारा कुछ, तो क्या हो रहा है? रॉड ने मूव करना शुरू किया, रॉड मूव कर रही है तो इलेक्ट्रॉन्स ने सेपरेट होना शुरू किया, इलेक्ट्रॉन्स के सेपरेट होने से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई। तो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वाली फोर्स को बैलेंस कर रही है, करने लग गई, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की मोशन बंद हो जाएगी। क्या बच्चों यहां तक क्लियर हो रही है बात? ऑफ कोर्स वी आर अज्यूमिंग कि ये सारा कुछ मतलब बी के अंदर ही हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है हर जगह। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, खैर हमें लिखना भी है ही, कि रॉड की मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगनी शुरू हुई नीचे की तरफ, तो नीचे नेगेटिव चार्ज आ गया, ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस कारण से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। तो जब एक बार ऐसा हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड वाली फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करने शुरू कर देंगी, तो उसके बाद फर्दर इलेक्ट्रॉन्स की कोई मोशन नहीं होगी। मतलब ये जो फिनोमिना है वो थोड़ी सी देर के लिए होगा, उसके बाद फर्दर और इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे, जितने पहले मूव कर गए उतने ही फिक्स्ड रहेंगे। तो
what we need to understand is why are we calling it motional EMF? कि कंडक्टर की मोशन हुई एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उस कारण से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आई है तो मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस किधर आएगा बच्चों? जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज है उधर पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा, जिस तरफ नेगेटिव चार्ज है उस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए मैंने उसको लिख दिया एज V पॉजिटिव V नेगेटिव। तो अगेन इफेक्टिवली क्या हो गया? कंडक्टर की मोशन हुई इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वो मोशन इस तरीके से हुई कि जो कंडक्टर है इट शुड बी कटिंग द फील्ड लाइंस। राइट? तो उस केस में उस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाता है। सर यस सर जो ई इंड्यूस्ड है सर वो बता दो कि जो ऊपर को सर ई इनटू ई इंड्यूस्ड वाली फोर्स लग रही है सर वो कहाँ से आई है? ये आई है जो ये ग्रीन वाले चार्जेस हैं उनके कारण। और ये चार्जेस हैं कौन से? वही जो मतलब बेसिकली पहले जो कंडक्टर के अंदर चार्जेस थे वो तो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो तो पूरे कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूटेड थे। हाँ जी सर। तो अब क्योंकि उन पे मैग्नेटिक फोर्स लगने लग गई तो उस कारण से इलेक्ट्रॉन्स नीचे को आ गए। यस सर। तो नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ इकट्ठा हो गया, पॉजिटिव चार्ज ऊपर इकट्ठा हो गया। और सर जो मतलब चार्जेस इकट्ठे हुए उनके कारण ई इंड्यूस्ड क्रिएट हो गई। हाँ हाँ, वो जो चार्जेस इंड्यूस हो अलग हो गए उस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ओके सर। तो बच्चों ये पॉइंट्स लिखो। सर यस सर पर हमने ये बात नहीं की थी कि एक टाइम पे अगर हम बाहर वाली फील्ड के लिए करंट मतलब कि लिख रहे बाहर वाली फील्ड के लिए फोर्स लिख रहे हैं तो सर मतलब जो इंटरनल जनरेट हो रही है फोर्स सर उसकी बात नहीं करेंगे। फिर बोलो। सर जैसे कि मतलब कि अगर हम कोई भी फोर्स लिखते हैं तो सर सिर्फ या तो जो बाहर वाला सोर्स होता है सर उसके कारण ही लिखते हैं हम जो मतलब कि उस यस पे यस हाँ, वो मैग्नेटिक फोर्स कह रहे थे हम, है ना? हमने अभी भी ये नहीं लिखा कुछ कि भाई इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन हुई उस कारण से कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई या कुछ। हमने तो उनके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है उसकी बात की है। ओके सर। बट सर एक्सक्यूज मी सर, यस जब हम इसकी कोई मैथमेटिकल मतलब वो देखेंगे कि जब हम इसको अप्लाई करेंगे कहीं भी तो जब हम इक्वेट करेंगे तो हम डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे? हमें कैसे पता कितने कितने डिस्टेंस पे वो पॉइंट्स क्रिएट होंगे? हमारा इसमें ना कोई काम नहीं है डायपोल मोमेंट वाला, हम अभी देखेंगे। हमारा तो कुछ और काम है। ठीक। बच्चों स्टेडी स्टेट का मतलब समझते हो आप?
स्टेडी स्टेट का मतलब जिसके बाद फर्दर कोई चेंज नहीं आएगा, राइट? एक बार ये हो गया, इसके बाद अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं मूव करेंगे। तो ये होने के लिए ये फोर्सेस को बैलेंस होना होगा। तो ये E इंड्यूस्ड जो है ये V इंटू बी आ गया। सर जो स्टेडी स्टेट होती है वो इक्विलिब्रियम कह सकते हैं हम उसे? नहीं, मतलब इक्विलिब्रियम उस पे हो सकता है, हो सकता है ना हो। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि बस जिसके बाद कोई चेंज ना रहो। मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आप पंखा ऑन करते हो तो पंखा धीरे धीरे घूमते हुए एक स्पीड पे पहुंच जाता है, हाँ जी सर। उसके बाद पंखा उसी स्पीड से मूव करता रहता है, हाँ जी सर। तो उसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट। शुरू में जब पंखे की मोशन में चेंज आ रहा था वो है अभी नॉन स्टेडी स्टेट। एक बार पंखा एक फिक्स स्पीड से मूव करने लग गया, उसको हम कहेंगे स्टेडी स्टेट। ठीक है सर, मतलब ऐसे कांस्टेंट स्टेट। जब उस स्टेट के अंदर कोई चेंज ना रहो। ठीक है सर। तो अब बच्चों अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस कारण से पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस? रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों? डेल्टा V इक्वल टू माइनस E dl, याद है? तो हमारे केस में माइनस का काम तो डायरेक्शन देना ही था। डायरेक्शन तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि अपर एंड हायर पोटेंशियल पे होगा, लोअर एंड नेगेटिव पे होगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है वो बन जाएगा VBL। एल यहाँ पे लेंथ ऑफ रॉड है। हाँ, अभी वाले केस में तो वो लेंथ ऑफ रॉड है, अभी आगे देखेंगे कि एल को कैसे समझना। प्रेजेंटली तो वो लेंथ ऑफ रॉड ही है। बात वही नहीं आ गई मैग्नेटिक मोमेंट वाली। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब यहाँ पे एल तो सेपरेशन बिटवीन पॉइंट्स होना चाहिए ना, तो जहाँ पे आपने माना है कि प्लस क्यू ऑफ, अच्छा वो कह रहे हो कि इफेक्टिव लेंथ जो हाँ जी, वो बननी तो चाहिए। कभी भी जैसे मतलब एल एल तो कभी हो ही नहीं सकती वो। नहीं, बट जो चार्जेस हैं वो तो एक्सट्रीम एंड्स पे ही आएंगे ना। अगर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका जो नेट वो आना चाहिए इफेक्ट, वो कभी एस्टीमेट पे आ ही नहीं सकता। अच्छा दैट वे, ठीक है, मैं समझ गया आपका पॉइंट। हाँ, वो हम अभी इसको इग्नोर कर देते हैं। आइडियली जब वो केसेस होते हैं हम उसको तो फिर प्रॉपर इंटीग्रेशन से निकालते हैं। बेसिकली हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो लेंथ है वो छोटी सी है,
तो इसलिए इतना डिफरेंस ही नहीं आता। ठीक। तो बच्चों इसी रिजल्ट को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये इस तरह बन जाता है कि डेल्टा वी जो है इंड्यूस्ड इज इक्वल टू वी क्रॉस बी डॉट डी एल। बेसिकली तो कुछ नहीं है, ये ई डॉट डी एल ही लिखा है हमने, और ई जो है वो वी क्रॉस बी के इक्वल है क्योंकि फोर्सेस बैलेंस हो रही थी। तो हमें मतलब हम यूज नहीं करते क्वेश्चंस में हमारा काम ऊपर वाले रिजल्ट से चल जाता है वीबीएल, बट हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर फॉर्म में वैसे ये रिजल्ट होता है। मतलब हमें डायरेक्टली ये पूछ लिया जाए कि वेक्टर फॉर्म में क्या रिलेशन है। अच्छा बच्चों ये प्लीज दोनों v जो है उनको कंफ्यूज मत करना। लेफ्ट साइड वाला जो v है वो पोटेंशियल डिफरेंस वाला है, राइट साइड वाला जो v है वो वेलोसिटी वाला है। तो हमने क्या समझा है कि हमने एक कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरीके से मूव करवाया कि वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है। तो उस केस में उस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाएगा। क्लियर सो फार बच्चों? बोलो भाई कुछ, यस नो? ओके, अब हमने देखो कैसे इसको यूज करना है। हमें बच्चों दो फाइनली इससे जो कंक्लूजन निकला वो ये हो गया कि जो रॉड है वो आपकी बिहेव करेगी बैटरी की तरह, जिसकी ईएमएफ होगी वीबीएल। ठीक है, अब बच्चों हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात तो किसी भी सिचुएशन में आपको पोलैरिटी देखनी पड़ा करेगी कि किस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा और किस तरफ नेगेटिव, मतलब हायर पोटेंशियल आएगा और किस तरफ लोअर पोटेंशियल आएगा। ठीक है, तो वो बच्चों आपने कैसे देखना है, आपने क्या याद रखना है कि जो V क्रॉस B की डायरेक्शन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल। मतलब V क्रॉस B जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ पॉइंट करेगा। यहां से वेरीफाई करो इस फिगर से, क्या V क्रॉस B पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ पॉइंट कर रहे? ओके, तो ये लिखो कि बैटरी की पोलैरिटी कैसे पता चलती है कि जो V क्रॉस B है दैट विल पॉइंट टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। दूसरी बात जो हमें समझनी होती है बच्चों वो है L के बारे में, कि L किसको लेना है। देखो अभी तो हमने
ऊपर सिचुएशन ही ऐसी बनाई थी कि L was length of rod, ठीक है, बट हमने ऐसे नहीं याद रखना कि एक्चुअली बच्चों मैं आपको क्यों बता रहा हूँ भाई, एक तरीका तो ये है कि हम ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाएं। ये फॉर्मूला थोड़ा खतरनाक है, आप देखो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट भी यूज हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट भी यूज हो रहा है, तो इसको अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना इज वेरी टफ। तो हमने उसकी सिंपलर फॉर्म निकाली हुई है। सिंपलर फॉर्म ये है कि भाई जो मैग्नीट्यूड है वो VBL आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल आएगा अलोंग V क्रॉस B, और अब बचा कि L क्या लेना है। तो बच्चों देखो, L आपने ये नहीं कहना कि L इज द लेंथ ऑफ रॉड, आपने कहना है कि L इज द रीजन, हाइट कह लो या विड्थ कह लो, जो भी कह लो, हाइट और विड्थ ऑफ द रीजन जिसकी फील्ड लाइंस कट रही हैं, ठीक है। L इज द विड्थ ऑफ द रीजन जिसकी फील्ड लाइंस कट हो रही हैं। इस केस में तो सेम ही बात है। इस केस में तो बच्चों अगर हम देखें तो ये इतने पोर्शन की ही फील्ड लाइंस कट हो रही हैं, ठीक है ना। तो अब कब ऐसा हो सकता है कि ये दोनों इक्वल ना हो? ये देखो, पहला केस तो हो गया वही ब्लू वाला जो हमने बात की थी। दूसरा केस, आप सोचो कि आपकी जो रॉड है वो ऐसे टेढ़ी है, स्लांट में है, तो अब बच्चों आप एक बार इमेजिन करो कि ये जो रॉड है वो टेढ़ी है और राइट की तरफ जा रही है, तो कितने विड्थ की फील्ड लाइंस कट हो रही हैं? यहां ऊपर बच्चों लेंथ ना लिखो, विड्थ ही लिखो, लेंथ इज कंफ्यूजिंग। सबको समझ आ रहा है कि L sin थीटा रीजन की फील्ड लाइंस कट हो रही हैं? अगर ये रॉड ऐसे आगे जा रही होगी तो फील्ड लाइंस तो L sin थीटा वाली कट होंगी ना। अच्छा, सिमिलरली अगर हमारी रॉड ऐसे सेमी सर्कल की शेप में हो, तो वो डायमीटर बन गया 2R, ठीक है। अगर बच्चों रॉड मैंने ऐसे रखी हुई हो हॉरिजॉन्टली, जैसे ग्रीन वाली लाइन है, क्या तब कोई फील्ड लाइंस कट हो रही हैं? तो उस केस में जो हमारे काम की लेंथ है वो 0 हो गई, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मैंने क्यों ऐसा बोला। हमने ये नहीं बोलना कि L इज लेंथ ऑफ रॉड, भाई रॉड की लेंथ तो कुछ भी हो सकती है। हमने ये बोलना है L इज द
विड्थ ऑफ रीजन जिसकी फील्ड लाइंस कट हो रही हैं। सेमी सर्कल वाला एक बार बच्चों दोबारा सोचो कि लेट से जो रॉड है वो इनफैक्ट रॉड कहना ही नहीं चाहिए, सेमी सर्कुलर आर्क है, वो ऐसे राइट की तरफ मूव कर रही है। राइट, तो ये जो फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस तो अंदर को जा रही हैं, तो कितने पोर्शन की फील्ड लाइंस ऐसी होंगी जो कट जाएंगी? इस तरह जा रहा होगा ना, तो वो कितना हो गया 2r। ठीक है, ओके। तो जो एक छोटा सा बस एक ये फिगर बना लो। तो इफेक्टिवली क्या हुआ, लेंथ एल की रॉड ऐसे वेलोसिटी v से जा रही हो, तो बेसिकली आपके लिए इफेक्टिवली वो एक बैटरी हो गई जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ बनेगा और जिसकी ईएमएफ हो गई वीबीएल। एक्सक्यूज मी सर, ये बच्चों बैटरी के आसपास मैग्नेटिक फील्ड मत बनाओ, मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये, या चलो जैसे भी, मतलब कि ये इफेक्टिवली ऐसा हो गया। हाँ जैसे बोलो। क्लोज्ड सर्कल सेमी सर्कल की तरह बिहेव करना चाहिए। क्लोज सर्कल की इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी? तो 2r ही रही, 2r को वो तो भी काटेगा देखेंगे। ही वो। उसमें क्या होगा कि अगर आप जब उसके 2 बनाओगे हाँ जी, तो दुगना इफेक्ट आना चाहिए उसमें से। इफेक्ट 2 टाइम्स आएगा, 2 सेमी सर्कल के बराबर मान सकते हैं। अभी तो वही देखेंगे, पूछना है। ठीक, अभी वो आएगा। सर यस सर जितना टाइम सर मतलब रोड मूव कर रही होगी सर, उतना टाइम उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स तो बस एक बार जब वो वीबीएल बन गया, इलेक्ट्रॉन्स तो उसके बाद फ्लो नहीं करेंगे। ये तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अगर आप इस रॉड के दोनों एंड्स को किसी वायर से कनेक्ट कर दोगे फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे।
ठीक है सर। सर अगर इस सेमी सर्कल वाले में सेमी सर्कल को डाउनवर्ड मूव करते हैं तो 2 पॉजिटिव पॉइंट्स बनेंगे। सेमी सर्कल को डाउनवर्ड मूव करना इज एज गुड एज सेइंग कि ऐसे मूव कर रहा है ना? कैसे सर, ये इस कैसे तरफ को, बोला? अच्छा, ये चीज होगी ना? हाँ जी। तो इस केस में भी हम अभी देखेंगे आगे। बेसिकली क्या होगा कि ये 2 पार्ट्स बन जाएंगे। इस पार्ट का एक बन जाएगा रोल, इस पार्ट का दूसरा। सर्कल जैसे ही केस है, यस, कोई फर्क नहीं। बट थोड़ा सा उससे फर्क है, ये भी करेंगे आगे। ये मत बच्चों में नोट करो। हाँ बच्चों, क्लास इज ओवर, दैट्स इट। होमवर्क इज एक्सरसाइज 0 का डी पार्ट। नेक्स्ट टेस्ट में मैं देखता हूँ या डी तक है या ई तक है, मुझे एक बार देखने दो। ई तक आएगा बच्चों। बेसिकली वो इंटरलिंक्ड ही है, डी कोई फर्क नहीं है, इकट्ठे ही हो जाएगा वो। ठीक है, चलो बच्चों, ओके, बाय।